हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। और आज अपन इस नर्वस सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल तक अपन ने पोलराइज स्टेज की बात की थी, एक बार वापस देखिए उसे। अपन ने बात पोलराइज स्टेज। पोलराइज स्टेज को अपन ने लिखा था कौन सी स्टेज? ध्रुवित अवस्था। ध्रुवित अवस्था या कह सकते हो आप विश्राम अवस्था। इस समय तंत्रिका में किसी प्रकार का आवेग का संचरण नहीं हो रहा था। क्यों? तो इसी अवस्था के दौरान हमने देखा कि एक्सोन के अंदर देखिए आप क्या था, हमने देखा कि बार प्लस होता है, अंदर माइनस होता है, और अंदर जो करंट को मेजर किया वो कितना था? 70 मिलीवोल्ट, जिसको अपन ने कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बराबर 70 मिलीवोल्ट। यानी किसी प्रकार का जब संचरण नहीं होता है तो विश्राम विभव का मान कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। ये हमने पता किया था किससे? वोल्टामीटर से। किससे पता किया था? V4 वोल्टामीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है किससे मापा जाता है? वोल्टामीटर से। एमीटर से नहीं मापते, वोल्टामीटर से मापते हैं विभव, ध्यान रखना। एमीटर से तो एम्पियर मापा जाता है। क्लियर? चलिए अब आती है दूसरी प्रावस्था, जिसका नाम है विध्रुवित प्रावस्था। विध्रुवित यानी कि डीपोलराइज्ड स्टेज। क्लियर? डीपोलराइज या कह सकते हैं अपन एक्साइटेड यानी उत्तेजक प्रावस्था स्टेज। इसमें क्या होता है? ये ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। कैसे होती है हम बाद में बात करेंगे। तो बाहर देखो आप, बाहर होता है माइनस, ये झिल्ली है कौन सी? एक्सोलिमा। एक्सोन की बाह्य झिल्ली क्या है? एक्सोलिमा। बाहर क्या होता है? माइनस, अंदर क्या होता है? प्लस। क्लियर? ध्यान रखना, बाहर माइनस है, अंदर प्लस है। अब इसमें वोल्टामीटर लगा के माप लेते हैं कितना आता है। इससे वोल्टामीटर से मापा तो अंदर पता चला विभव कितना आया? 40 मिलीवोल्ट। कितना आया? +40 मिलीवोल्ट। इसको अपन कहते हैं उत्तेजक विभव। उत्तेजक विभव। अब इसमें तंत्रिका आवेग का संचरण हो रहा है, यानी कि मैसेज आगे जा रहा है, वो होता है +40 मिलीवोल्ट। क्लियर? इसे अपन कहते हैं एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि विभव झिल्ली। मेम्ब्रेन विभव को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। कितना हो गया ये आपके? इसको शॉर्ट में लिखेंगे EMP। कितना हो गया? +40 मिलीवोल्ट। ये हो गया उत्तेजक और ये हो गया रेस्टिंग। ये अपनी कल बात हुई थी। ये दो मुख्य प्रावस्थाएं होती है। और तीसरी प्रावस्था होती है जिसको अपन कहते हैं पुण्य ध्रुवित प्रावस्था। ये तीसरी प्रावस्था है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीपोलराइजेशन। यानी कि पहले नॉर्मल थी, फिर उत्तेजित हुई, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो उस समय क्या हो जाएगा? बाहर क्या हो जाएगा? वापस प्लस हो जाएगा, अंदर वापस माइनस हो जाएगा। ये दिशा, इसे कहते हैं विध्रुवित प्रावस्था। क्लियर? तो तीन प्रावस्थाओं में अलग अलग चेंज हो रहा है। कौन सा? बाहर प्लस हो, अंदर माइनस हो तो ध्रुवित, और विध्रुवित में बाहर माइनस, अंदर प्लस, और पुनः ध्रुवित में वापस वो जो नॉर्मल सिचुएशन ध्रुवित वाली थी वही वापस लौट कर आ गई। ये तीनों प्रावस्थाएं होती है, 1, 2 और 3। फटाफट लिखिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। चलिए अब देखिए आप, अपन बात करते हैं पहला पॉइंट कि साहब किस तरह से क्या होता है। पहली अवस्था लेता हूं मैं वापस।
पोलराइज स्टेज। अब डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन, पोलराइज स्टेज, क्लियर, यानी कि विश्राम प्रावस्था है ये। इसमें अपन ने बार क्या लिखा था याद करो अभी थोड़ी देर पहले, बार प्लस ये बार प्लस है, अंदर माइनस है, टोटल कितना है -70 मिली वोल्ट है, ये स्थिति है। अब सवाल उठता है ये स्थिति बनाता कौन है? इसके लिए तीन चीजें जिम्मेदार है। देखो कैसे, ये जो झिल्ली है, झिल्ली का नाम क्या है? एक्सोलिमा, और इसके अंदर जो द्रव है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म, जो इंट्रासेलुलर द्रव है। बाहर वाले द्रव को अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अंदर है वो कौन सा है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सही बात है, क्लियर। अब इस अवस्था में है ये, क्लियर, इस अवस्था में है, तो इस अवस्था में इसको विश्रांत अवस्था में रखने के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार है, ठीक है ना, उसको देखो मैं डायग्राम बनाता हूं। बाहर यहां पर ये एक्सोलिमा है, एक्सोलिमा के ऊपर ये चैनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चैनल। दो तरह के चैनल होते हैं, ये देखिए, एक सोडियम का होता है, एक पोटेशियम का होता है। ये तो आ गया सोडियम वीजीसी चैनल। कौन सा? वीजीसी। वीजीसी का मतलब होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ऐसे चैनल जो वोल्टेज पर निर्भर करते हो उनको अपन बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ध्यान रखना, वीजीसी का मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये वीजीसी का मतलब है। और ये आ जाएगा किसका? पोटेशियम का वीजीसी। दो ये हो गए। अब सेम ऐसे ही दूसरे प्रकार चैनल जिनको अपन कहते हैं लीकी चैनल। क्या बोलते हैं? लीकी चैनल। ये लीजिए, ये आ गया सोडियम का कौन सा चैनल? लीकी चैनल। लीकी मतलब जिससे लगातार रिसाव होता ही रहता है। और दूसरा किसका चैनल आएगा? पोटेशियम लीकी चैनल। ये आ गया पोटेशियम लीकी चैनल। इससे सोडियम अंदर जाता रहेगा कंटिन्यू, और इससे पोटेशियम बाहर आता रहेगा कंटिन्यू। क्योंकि बाहर सोडियम की सांद्रता कितने गुना ज्यादा है? 10 गुना। अंदर पोटेशियम की कितनी है? 30 गुना। ये ना तो कभी बंद होते हैं ना कभी खुलते, ये ऑलवेज ओपन ही रहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर तीसरी चीज एक और होती है जिसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये पंप क्या करता है? 3 सोडियम को अंदर से बाहर ले जाता है और 2 पोटेशियम को लेकर अंदर आता है। ये सारी चीजें होती है मेंटेन, तब बाहर होता है प्लस 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 प्लस, अंदर होता है माइनस माइनस माइनस। इस समय देखो आप, इस समय कौन सा चैनल बंद होगा, कौन सा क्लोज होगा? आप ध्यान रखिए पोलराइज में। पहला ये जो एक्सोलिमा है, एक्सोलिमा सोडियम आयन के लिए लगभग अपारगम्य होती है। ये ध्यान रखिए, यानी सोडियम बाहर से अंदर नहीं जा सकता लगभग, क्योंकि इससे तो जा सकता है सोडियम, लीकी चैनल से तो चला जाएगा, लेकिन ये चैनल क्या होता है? इस समय बंद होता है, क्लोज होता है। तो इसको मैं आगे से क्लोज कर देता हूं। पोटेशियम आयन के लिए एक्सोलिमा क्या होती है? बोलो भाई, क्या होती है? पारगम्य होती है। यानी कि परमिएबल है, पोटेशियम अंदर बाहर आ जा सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है। तीसरी, लीकी चैनल सदैव खुले रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? चालू होता है, यानी कि स्टार्ट रहता है। तो 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा, 2 पोटेशियम को। कब तक ले गया? जब तक इसकी सांद्रता बराबर नहीं हो जाए, अंदर का मान -70 मिलीवोल्ट नहीं हो जाए, तब तक ये पंप चलता रहेगा। यानी कि इसमें पंप स्टार्ट है, इसके लिए पारगम्य है, इसके लिए अपारगम्य। ये तीनों शर्तें आपको याद रखनी, क्वेश्चन ये से ही आएगा। लिखिए, ये स्टेज हो गई कौन सी? पोलराइज्ड।
फटाफट लिखिए। फिर अपन दूसरी स्टेज की बात करते, इसका नाम है डीपोलराइज्ड। जल्दी करें। हो गया, चलिए साहब, तो ये समझ में आ गई आपको पोलराइज स्टेज। अब अपन बात करते हैं दूसरी स्टेज, इसका नाम है डीपोलराइज्ड। दूसरी स्टेज है जिसका नाम है डीपोलराइज्ड, बोले तो विध्रुवित। विध्रुवित अवस्था। ओके, तो इसमें आप देखिए, पहले पोलराइज बना रहा हूं मैं, देखो आप, ठीक है ना। बाहर क्या था, प्लस 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 प्लस, अंदर माइनस था। अब आपने इसको क्या दिया, उद्दीपन दिया, दहली उद्दीपन, उद्दीपन दिया आपने यहां पर। उद्दीपन देते ही क्या होगा, यहां से आपको पता ही है, जैसे आप उद्दीपन दोगे तो सोडियम कहां आएगा, सोडियम चैनल खुल गया तो सोडियम कहां आएगा, अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। पोटेशियम जो था, ये पोटेशियम चैनल जो खुला था ये क्या हो जाएगा, बंद, इसलिए पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, अंदर का अंदर इकट्ठा हो गया। सोडियम कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है। और जो तीसरा लीकी चैनल तो ओपन है ही है, प्लस आपके ये लीकी चैनल बना देता हूं, ये लीकी चैनल तो ऑलवेज ओपन ही होते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है, लीकी चैनल तो ओपन ही है सोडियम और पोटेशियम के लिए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सोडियम वाला है, ये पोटेशियम वाला है। तीसरा आती है अपने बात, कौन सा, पंप। पंप जो है 3 सोडियम को कहां ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है, 2 पोटेशियम को कहां लेके आ रहा है, अंदर लेके आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, पंप क्या हो जाएगा, स्टॉप। इस वजह से क्या होगा, देखो सोडियम अंदर जा रहा है तो अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो क्या कंडीशन हुई इसके अंदर, सोडियम वीजीसी चैनल ओपन हो जाता है, जिससे सोडियम कहा जाएगा बाहर से अंदर की ओर, क्योंकि बाहर 10 गुना ज्यादा है। पोटेशियम चैनल, जो पोटेशियम वीजीसी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि क्लोज्ड हो जाता है। तीसरा सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है। क्लियर, ये चीजें होने की वजह से अंदर का जो सीन होगा वो क्या होगा, देखो आप, अंदर का जो सीन होगा, बाहर तो हो जाएगा क्या, नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव की भरमार हो जाएगी। ये लो, ये पॉजिटिव हो गया, और अंदर कितना हो जाएगा, प्लस 40 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, डीपोलराइज स्टेज के अंदर। लिखिए फटाफट। और ये होते ही सक्रिय विभव क्या उत्पन्न हो जाएगा, ये सब होते ही क्या हो जाएगा, सक्रिय विभव कितना है, 40 सक्रिय विभव, या दूसरा इंग्लिश में क्या कहते हैं सक्रिय विभव को, एक्शन पोटेंशियल, या तंत्रिका आवेग, या इंग्लिश में बोलते हैं नर्व, तंत्रिका को नर्व, आवेग को बोलते हैं इंपल्स, विकसित हो जाता है। समझ गए आप, यही तो टॉपिक था अपना, क्या, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। ये आवेग उत्पन्न इस तरह से होता है कि बाहर प्लस अंदर माइनस, क्यों हुआ कि चैनल खुल गए, सोडियम अंदर आ गया, अंदर का प्लस हो गया, बाहर का माइनस हो गया। लिखिए फटाफट, ये हो गया आपके डीपोलराइज स्टेज।
गया। चलिए आगे बढ़िए। अब अपन बात करते हैं रीपोलराइज स्टेज की। तंत्रिक आवेश की उत्पत्ति हो गई, किस तरह से हुई? प्लस माइनस की वजह से। सोडियम अंदर गया तब हुआ सारा काम। तीसरी स्टेज आई जिसका नाम है रीपोलराइज, यानी वापस नॉर्मल हो जाएगी वो, तो जिसको अपन बोलते हैं पुनः ध्रुवित प्रावस्था, वापस नॉर्मल होना। इसमें क्या होगा देखो आप, पहले क्या थी अपन को बताइए, क्या थी? बाहर क्या था? माइनस माइनस माइनस, अंदर क्या था? प्लस 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 प्लस। ठीक है। अब जैसे जैसे उद्दीपन आगे जाता रहेगा, सुनना मेरी बात, जैसे जैसे उद्दीपन आगे जाएगा, ये देखो आप, ये लीजिए पूरा बना देता हूं। जैसे जैसे उद्दीपन कहां जा रहा है? आगे की ओर जा रहा है। ये उद्दीपन बोले तो कह सकता हूं मैं क्या? एक्शन पोटेंशियल। ये आगे जा रहा है और ये आगे जा रहा है, तो पीछे वापस क्या कंडीशन हो रही है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वापस क्या हो रहा है? नॉर्मल। इसे अपन कहते हैं रीपोलराइजेशन। जैसे जैसे कंडक्शन आगे जाता रहेगा, वापस पीछे से वो वापस ध्रुवित अवस्था में आ जाएगी, जिसको अपन कहते हैं पुण्य ध्रुवित। ये कंडक्शन आगे जाएगा। कंडक्शन बोले तो एक्शन पोटेंशियल या तंत्रिका आवेग ही आगे चलता रहेगा इस तरह से। तो इस समय क्या होगा देखिए आप, कंडीशन क्या होगी, ऐसा क्यों हुआ है, क्या हो जाएगा वापस देखिए। ये आ गया आपका कौन सा? सोडियम चैनल, वही सोडियम VGC, पोटेशियम VGC और पंप, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। तो ये देखो आप क्या कंडीशन होगी, पहला सोडियम VGC क्या हो गया, अब वापस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये लो, सोडियम VGC क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। इसलिए सोडियम जो अंदर गया वो बाहर नहीं आएगा, किसके थ्रू आएगा? पंप के थ्रू आएगा धीरे धीरे। दूसरा पोटेशियम VGC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओपन, ये पोटेशियम जो बाहर जा रहा है उधर वो पंप के थ्रू वापस आ जाएगा। तीसरा पंप क्या हो जाएगा? कौन सा पंप? सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा? वापस स्टार्ट हो जाएगा। ये तीनों मिलकर अंदर कितना लेके आएंगे? 70 मिलीवोल्ट लेके आएंगे। तब जाके ये मामला क्या होगा? वापस शांत होगा, कोशिका वापस विश्राम अवस्था में आएगी। क्लियर? इस तरह से ये आगे आगे चलता रहेगा। कौन सा? एक्शन पोटेंशियल। जब ये एक्शन पोटेंशियल, इधर देखिए आप, ये लीजिए, इधर से प्लस माइनस होता हुआ एंड में कहां पहुंच जाएगा एक्शन पोटेंशियल? सिनेप्टिक नोब के अंदर। यहां से आ रहा है ना प्लस माइनस होता हुआ, एक्शन पोटेंशियल कहां जाएगा? सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब से आगे किस में चला जाएगा? ये दूसरे न्यूरॉन्स में चला जाएगा। क्लियर? वो हो जाएगा तंत्रिक आवेग का संचरण, और आगे वो दूसरे सिनेप्स में किस तरह से जाता है। ये आप तीनों स्टेज लिखिए फटाफट, फिर कुछ काम की बातें लिखते हैं फटाफट अपन। हो गया? चलिए सर, चलिए साहब आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए आप,
एक ग्राफ बनाऊंगा मैं आपके सामने, ये देखो, ये ग्राफ बना रहा हूं, ये लीजिए, क्लियर। यहां पर 0 मिलीवोल्ट करंट है, ये बेस है, यहां पर प्लस 40 मिलीवोल्ट है, कौन सा था, एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और यहां पर जो बना रहा वो है माइनस 70 मिलीवोल्ट जो था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही बात है, यही तो था अपने तंत्रिका के अंदर। अब देखो आप, ये आ गया 70 वाली लाइन, ये आ गई माइनस 90 मिलीवोल्ट और नीचे, ये लीजिए। अब आइए साहब, अब आपने इसको यहां पर क्या दिया, उद्दीपन दिया, कौन सा उद्दीपन, दहली उद्दीपन, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया आपने। उद्दीपन देते ही तंत्रिका क्या होगी, उत्तेजित होगी, ये तंत्रिका उत्तेजित हुई, ये थोड़ी देर तक यूं चलती है, फिर ये ऊपर जाती है, यहां पर ये चेक करती है, उद्दीपन देने के बाद हल्की सी ऊपर गई है, देखो आप, है ना, पूरी ऊपर, क्योंकि देखती है क्या इस उद्दीपन को मुझे एंड तक पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचाना चाहिए तो ये वापस नीचे गिर जाएगा इस तरह से, अगर पहुंचाना है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जहां से जाएगा, जहां से ये शुरू करेगा, इस पॉइंट पे अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो आता है माइनस 55 मिलीवोल्ट। कितना आता है, माइनस 55 मिलीवोल्ट। ये जो 55 मिलीवोल्ट है इसे अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि यहां जाने के बाद में अब पीछे नहीं आएगा, ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा। अब यहां से ऊपर जाता है इस तरह से, फिर वापस नीचे आता है इस तरह से, तो ऊपर जाता है यानी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ है, यानी कि सोडियम चैनल ओपन हुए हैं। यहाँ पर सोडियम चैनल क्या हो गए, बोलो भाई, ओपन हो गए, इसलिए नेगेटिव से कहा जा रहा है पॉजिटिव। इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, डीपोलराइज, विध्रुवित। कौन सी, डीपोलराइज स्टेज, विध्रुवित प्रावस्था। सही बात है, माइनस से क्या हुआ, प्लस, ये तो कौन सी थी, ध्रुवित प्रावस्था, ये हो गई विध्रुवित। यहां जाने के बाद में स्थायी हो गया, इस फेज को अपन कहते हैं प्लेटिव फेज। कौन सी फेज कहते हैं, प्लेटिव फेज, जहां पर सारे चैनल बंद होते हैं। अब यहाँ उद्दीपन जाने के बाद वापस कहाँ आ रहा है, ये नीचे, यानी पहले प्लस प्लस हुआ था, याद करो पहले क्या था, प्लस प्लस, नीचे माइनस, तब तो ये थी, फिर बाद में क्या हुआ, ये माइनस माइनस और प्लस प्लस, तब ये स्टेज आ गई। अब वापस नीचे आएगा तो क्या होगा, ऊपर वापस प्लस प्लस, नीचे वापस माइनस करना है अपन को नॉर्मल, ये वापस नीचे आ गई। इस समय क्या हो जाएगा, सोडियम क्या हो गया, क्लोज्ड, पोटेशियम क्या हो गया, ओपन। सही बात है, ये नीचे आ रही है, देखो आप, नीचे आते 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 इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ये स्टेज कौन सी हो गई आपके, रिपोलराइजेशन। कौन सी होगी, पुण्य ध्रुवण वापस नॉर्मल आ रहा है। ये कौन सी थी, डीपोलराइजेशन, क्लियर। और ये कौन सी थी, पोलराइज्ड, माइनस 70 मिलीवोल्ट तो पोलराइज्ड होगी, क्लियर। अब यहाँ आके रुक जाना चाहिए, लेकिन ये रुकता नहीं, और नीचे चला जाता है, ये लीजिए, फिर यहाँ आता है। अब रुकना कहाँ पे चाहिए था, इसको माइनस 70 मिलीवोल्ट पे रुकना चाहिए था ग्राफ, लेकिन रुका नहीं, कहाँ रुका, जाकर 90 पे चला गया, फिर वापस वहां आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ये जो स्टेज नंबर 4 है ना, इसको अपन कहते हैं हाइपर, हाइपर यानी ज्यादा, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड यानी अति ध्रुवित अवस्था, अति ध्रुवित अवस्था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन को पता है आयन जो अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, उनका अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। बैलेंस नहीं हुआ मतलब माइनस 70 मिलीवोल्ट अचीव करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि सोडियम अंदर आ गया था, आपको पता है डीपोलराइजेशन के समय में बहुत ज्यादा। अब उसको सोडियम पोटेशियम पंप धीरे धीरे वापस कहाँ ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए अंदर वाला मोर नेगेटिव हो जाता है। जब तक वो बराबर होगा तो वापस अपनी जगह वापस ग्राफ आ जाएगा। तो ये आप किसकी वजह से हुआ है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होगा ना, पोटेशियम की कमी के कारण। ये हो गई हाइपर। बाद में जैसे पोटेशियम नॉर्मल होगा, ये वापस माइनस 70 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके मेन चीज है ध्यान। अब आती है बात, आपने तंत्रिका को यहाँ पर उद्दीपन दिया, उद्दीप्त होने में तंत्रिका ने क्या लगाया, थोड़ा सा टाइम लगाया ना, ये वाला, ये देखो, ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे अपन कहते हैं लेटेंट पीरियड। क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड। टाइम लगता है ये, इस टाइम को अपन क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड, बोले तो एलपी। क्लियर, ये बनाइए ग्राफ, फिर मैं आपको बताता हूँ लेटेंट पीरियड की परिभाषा क्या है। जब हम किसी तंत्रिका को उद्दीपन देते हैं तो उत्तेजित होने में कुछ वक्त लगता है, जिसको अपन कहते हैं
लेटेंट पीरियड। क्या बोलते हैं? लेटेंट पीरियड। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड। लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए, इस तरह से जो अपन ने पढ़ा वो सारा ग्राफ के अंदर ले लिया अपन ने। चलिए साहब आगे बढ़िए। सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट पीरियड क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं एलपी। जब किसी तंत्रिका को उद्दीपन दिया जाता है तो वह उत्तेजित होने में थोड़ा समय लगाती है। इसे अपन कहते हैं लेटेंट पीरियड। क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड कहते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? दूसरा, जब तंत्रिका किसी एक्शन पोटेंशियल यानी कि सक्रिय विभव या तंत्रिका आवेग का संचरण करती रहती है तो दूसरे उद्दीपन को ग्रहण तब तक नहीं करती। यानी जैसे मान लो मैंने इसको उद्दीपन दिया और दूसरा उद्दीपन और दे दिया, दूसरा उद्दीपन ये तंत्रिका ग्रहण नहीं करेगी जब तक पहला उद्दीपन सिनेप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन में नहीं चला जाए, यानी वापस वो ध्रुवित अवस्था में ना आ जाए। ग्रहण नहीं करती है जब तक वह वापस सामान्य यानी कि पोलराइज स्टेज में न आ जाए। यानी वापस जब तक नहीं आएगी जब तक वो नॉर्मल नहीं होगी, दूसरा उद्दीपन को ग्रहण नहीं करेगी। दूसरे उद्दीपन को ग्रहण करने में, ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करने में लगा समय रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। ध्यान रखना भाई। जैसे आपने उद्दीपन दिया, एक उद्दीपन और दिया, पहला उद्दीपन स्वीकार नहीं किया है ना, पहला स्वीकार करके वो चल रहा है, दूसरा उद्दीपन स्वीकार नहीं किया, दूसरा उद्दीपन स्वीकार करने के और पहले उद्दीपन और दूसरे उद्दीपन को स्वीकार करने के बीच का जो समय है उसे अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। ध्यान रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1000 पार्ट ऑफ सेकेंड ये होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड कितना होता है? 1 सेकेंड का 1000वां भाग। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है? एक तंत्रिका, इसका मतलब है एक तंत्रिका प्रति सेकंड 1000 आवेग का संचरण कर सकती है, करती है। 1000 यानी कि सोचो आप कितना फास्ट कंडक्शन होगा, इंपल्स प्रति सेकंड इतने आवेग का संचरण कर सकती है। अब कुछ रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके? इनवर्सली कर लेते हैं पर पहले
डायामीटर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जिस न्यूरॉन का व्यास ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होगा क्योंकि कंडक्शन तेजी से जाएगा। अगला रिलेशन, रिफ्रैक्टिव पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ नर्व, यानी कि तंत्रिका आवेग के वेग के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना तेजी से कंडक्शन होगा उसको दूसरा उद्दीपन ग्रहण करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। और या तीसरा एक रिलेशन, दो हो गए, तीन हो गए। चौथा रिलेशन, डायामीटर जो है, डायामीटर ऑफ न्यूरॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है किसके, वेलोसिटी के। सही बात है, दोनों एक ही चीजें, वेलोसिटी ऑफ नर्व, नर्व या न्यूरॉन एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट करो इसे, फटाफट लिखिए इसे आप। फिर अपन आगे की बात करते हैं कि न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाएं कैसे जाती है। सिनेप्स जो होता है, हो गया। चलिए, तो लेटेंट पीरियड और इफेक्टिव पीरियड का आपको पता होना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्लियर। आज अपन अब शुरू करेंगे टॉपिक, जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, ये इसका आ गए आपके क्या, डेंड्राइट आ गए, ये सेल बॉडी आ गई और ये एक्सोन आ गया। सही बात है। आपने उद्दीपन कहां दिया, यहां पर उद्दीपन दिया आपने, कहां पर, यहां पर। यहां से उद्दीपन चला गया किस फॉर्म में, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। कहां पर चला गया, सिनेप्टिक बटन में या सिनेप्टिक नोब में, यहां तक आ गया, सिनेप्टिक नोब में पहुंच गया। सिनेप्टिक नोब से ये वापस किस में जाएगा, दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, और ये वापस आ गया इधर एक्सोन, और यहां से पहुंच जाएगा कहां, ये जाता जाता कहां तक पहुंच जाएगा, आपके ब्रेन तक। बोलो सही बात है। इस तरह से जाएगा ये एक्शन पोटेंशियल आगे। क्लियर। अब आप देखो, ये जो है बीच में जगह, ये वाली, इस जगह को अपन बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स, जहां पर दो न्यूरॉन आकर आपस में जुड़ते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाओ आज का सिनेप्स, हेडिंग लगाओ आज का अब सिनेप्स। सिनेप्स की परिभाषा लिखिए, जहां पर दो या दो से अधिक न्यूरॉन आकर संधि करते हैं और एक्शन पोटेंशियल को आगे की ओर प्रसारित करते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं अपन, सिनेप्स कहते हैं साहब। क्या कहते हैं, जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं।
ठीक है। सिनेप्स 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। सिनेप्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ये लिखिए आप 3 प्रकार के, फिर सिनेप्स के नाम लिखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं किस तरह से क्या सिनेप्स बनता है। चलिए साहब, हो गया। ओके, अब अपन पढ़ते हैं सिनेप्स के प्रकार। हेडिंग सिनेप्स के प्रकार। क्लियर। सिनेप्स 2 प्रकार के होते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो होता है जो आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। कौन सा? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, बहुत तेजी से चलता है, विद्युत सिनेप्स हो। दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स, जिसमें रासायनिक पदार्थ होता है। दूसरा कौन सा? केमिकल। यार ये कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। क्लियर। पहली बात, यह बॉडी में रेयर होते हैं। रेयर मतलब बहुत कम होते हैं। दूसरा, यह बॉडी में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें संचरण, आवेग का संचरण है, इंपल्स का संचरण, एक्शन पोटेंशियल का या मैसेज का संचरण क्या होता है? फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है, विद्युत की स्पीड से। और इसमें संचरण क्या होता है भाई? स्लो होता है। अंतर लिख रहा हूं मैं दोनों में। क्लियर। देखो कैसे, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर जो था ना अपने एसिटाइल कोलिन हुआ या बहुत सारे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर यूज में यानी उपयोग में नहीं आता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज्ड होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल है। क्लियर। अब आप देखिए किस तरह से होता है। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन की सिनेप्टिक नोब है। सही बात है। क्या आ गई? ये आ गई सिनेप्टिक नोब या बटन। क्लियर। और दूसरा न्यूरॉन है वो इसके जस्ट यहाँ नीचे होता है। ये दूसरा न्यूरॉन, ये लीजिए, यहां से एक्शन पोटेंशियल यहां से आ रहा है इस तरह से। इन दोनों के बीच में होते हैं चैनल्स। क्या होते हैं यहाँ पर? चैनल्स। ये होते हैं प्रोटीन, क्या चैनल्स होते हैं? क्या होते हैं? प्रोटीन के चैनल होते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल किस में आ जाता है? इसमें आ जाता है। ये लीजिए, ये एक्शन पोटेंशियल बोले तो एपी, एक्शन पोटेंशियल बोले तो एपी, डायरेक्ट इधर से इधर आ जाता है। किसी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लियर। इधर देखो आप, इसमें क्या होगा? जैसे ये आपके न्यूरॉन आ गया एक, ये आ गया दूसरा, है ना। इसमें आपको पता है सिनेप्टिक वेसाइकल होती है, इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो निकल के आता है, जैसे एसिटाइल कोलिन ये आएगा, इधर जुड़ेगा, सारा काम होगा ये इस तरह से। तो एक्शन पोटेंशियल किसके माध्यम से आता है? न्यूरो ट्रांसमीटर के माध्यम से आता है, फिर इसमें जाएगा ये। यहाँ पर कोई न्यूरो ट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और आप इसके बीच में देखो गैप कम है, इसमें गैप ज्यादा है। इस गैप को अपन कहते हैं सिनेप्टिक विदर। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक विदर। इसमें क्या होती है? गैप क्या होता है? कम होता है। और इसमें गैप क्या है? ज्यादा। तो इसमें क्या लिखूं? सिनेप्टिक
विदर, विदर को इंग्लिश में कहते हैं अपन क्लेफ्ट, CLEFT, क्लेफ्ट क्या है, इसमें ज्यादा है। क्लियर, ये मूल मूल अंतर है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये अंतर लिखिए, फिर और अंतर लिखाता हूं मैं आपको, फटाफट लिखिए ये अंतर। हो गया, चलिए अब देखिए आप नेक्स्ट, इसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक प्रकार का संचरण होता है। क्लियर, बहुत तेजी से, उसमें कैसा होता है, इसमें होता है, देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार का, इसमें है आपके इलेक्ट्रो और न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है ना इसमें काम, तो इसमें तेजी से, तो इसमें भी होता है, इसमें होगा इलेक्ट्रो केमिकल प्रकार का, ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक प्रकार का होगा, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रकार का होगा, केमिकल प्रकार का संचरण होता है। क्लियर, नेक्स्ट अगली बात, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है, बताइए आपको। अब लेते हैं इसके उदाहरण, ये आपको कहां पर मिलता है, देखिए ये मिलता है आपके आई के कॉर्निया में, हमारा नेत्र का जो कॉर्निया है वहां मिलता है। दूसरा उदाहरण ये हमारे कहां मिलता है, नोज में मिलता है, ध्यान रखिएगा, कहां पर, नोज में मिलता है। और तीसरा मिलता है आपको हृदय पेशियों में, जिसको अपन कहते हैं कार्डियक मसल, हार्ट की पेशियों में भी मिलता है, ये लीजिए साहब। और ये बताइए आप कहने की जरूरत, ये इसका उदाहरण लिख दो, शरीर की अधिकतम जगह पर। क्लियर, अधिकतर यही होता है। चलिए केमिकल्स ये लिखिए, फिर अपन लिखते हैं सिनेप्स के भाग या सिनेप्स किन भागों से मिलकर बनता है, देखिए फटाफट ये, जल्दी कीजिए। चलिए सर, ये हो गए सिनेप्स के प्रकार, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाएं किस प्रसार से आगे प्रसारित होगी। ज्यादा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना कम से कम आपको पता होना चाहिए, बाकी आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो बुक्स पढ़ के, है ना। नो डाउट मैं आपके मेन चीजें कवर कर रहा हूं सारी, ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो जाए पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर, अब आते हैं, देखिए सिनेप्स के भाग कौन कौन से पार्ट होते हैं सिनेप्स के, ये पॉइंट लगाइए आप। देखिए ये न्यूरॉन है पहला, ये इसका एक्सॉन है, ये इसकी, ये लीजिए, ये आ गई सिनेप्टिक, पहला न्यूरॉन आ गया, ये इसके अंदर आ गई सिनेप्टिक वेसाइकल, ये लीजिए, इसके अंदर क्या भरा पड़ा, न्यूरो ट्रांसमीटर, भी नाम लिख दूंगा मैं सबका। और यहां से शुरू हो गए आपके कौन सा, दूसरा न्यूरॉन, ये लीजिए, ये सेल बॉडी, ये इसका डेंड्राइट, इतना बड़ा बना देता हूं ताकि आपको पता रहे। ये लीजिए, ये न्यूक्लियस आ गया, और इधर से वापस एक्सॉन आ गया, इधर ये वो सेम वही है इधर वाला, ये करेक्ट। अब आप देखिए कितने भाग है इसके,
दे दीजिए। ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, देखो अब आप इधर से एक्शन पोटेंशियल आएगा, इस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस फॉर्म में इधर आएगा, इधर भी आएगा, इधर पहुंच जाएगा। कौन? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल यानी कि सक्रिय विभव कह सकते हो, या तंत्रिका आवेग कह सकते हो, या मैसेज कह सकते हो। अब ये जो है अंदर है वो, उसका नाम क्या है? सिनेप्टिक वेसाइकल। ये कौन सी आ गई? सिनेप्टिक वेसाइकल यानी कि सिनेप्टिक पुट्टिका। और इसके अंदर भरा पड़ा कौन है? न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एनटी। क्लियर? अब देखो, एक तो हो गया ये वाला भाग, एक इसको अपन बोलते हैं प्री यानी पहले वाला न्यूरॉन है ये, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? प्री सिनेप्टिक। प्री यानी प्री न्यूरॉन की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये आ गई दूसरे वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, तो ये हो जाएगी कौन सी? पोस्ट, बाद में है, सिनेप्स के बाद में है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरा भाग। और इन दोनों के बीच में जो गैप आ गया है, ये गैप, इस गैप को क्या बोलेंगे अपन? सिनेप्टिक विदर या सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट बोलो या हिंदी में बोल देते हैं विदर, सिनेप्टिक विदर। ये लो, कितने हो गए भाई? कौन कौन से भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कौन कौन से? देखिए आप, पहला भाग तो हो गया कौन सा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरा हो गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और तीसरा हो गया कौन सा? सिनेप्टिक विदर, जिसको अपन कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी 3 भाग पाए जाते हैं किसके अंदर? एक सिनेप्स के अंदर। 1, 2 और 3। लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए, ये हो गए सिनेप्टिक के भाग। अब हेडिंग लगाइए, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। यानी कि एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स से सूचनाएं किस तरह से जाती है। ओके गाइस, ये सारी चीजें अपन करेंगे, कल बात करेंगे और पढ़ेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक न्यूरॉन से जो है एक्शन पोटेंशियल आया है वो दूसरे में किस तरह से जाएगा, एक बात। दूसरा, फिर अपन शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम के पार्ट, कि नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके कौन कौन से पार्ट है। फिर अपन पढ़ना शुरू करेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू, बाय बाय।